अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। हम लोगों ने रिवीजन और टेस्ट सेशन का एक सिलसिला शुरू किया है अपने चैनल पर, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बताते हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग 2021 एग्ज़ाम्स के लिए। सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो चैप्टर नंबर 15 है, जो कि फ़र्स्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, होम्योस्टेसिस, उसको हम रिवाइज़ करेंगे। मैं ये कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में वो तमाम चीज़ें जो रिक्वायर हैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके क्या क्या आंसर्स लिखने हैं, क्या क्या मिस्टेक्स आप लोग करेंगे, वो इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। स्टूडेंट्स, हम लोग टेक्निकली प्रिपरेशन नहीं करते, हम लोग क्रैमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, वक्त बहुत ज़्यादा लगता है प्रिपरेशन में। ख़ास तौर पे ये चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस, इसको अगर आप प्रिपेयर करें थारोली एक साइड से दूसरी साइड तक, तो आपको बहुत ज़्यादा वक्त भी लगेगा, बोरियत भी होगी। हम इसको दिलचस्प तरीके से करेंगे। हम देखेंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल हैं। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 1 जो है होम्योस्टेसिस, कंसेप्ट इन होम्योस्टेसिस, ये टॉपिक हमारा शामिल है। पेज नंबर 1 और 2 पे जो कुछ गिवन है, इसमें क्या क्या आपने करना है। होम्योस्टेसिस की एक डेफिनेशन आपने करनी है, आपने ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, थर्मोरेगुलेशन, इनकी डेफिनेशंस करनी है। एक्सक्रीशन का एवोल्यूशन में क्या रोल है, ये करना है। बायोलॉजिकल कंट्रोल और फिजिकल कंट्रोल में, कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, ये एक डायग्राम है पेज नंबर 2 पे, जिसमें होम्योस्टेसिस, कंट्रोलिंग सिस्टम, लोअर फंक्शंस इन इंटरनल एनवायरनमेंट, ये दिया गया है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस हैं, हमारी स्किन उनको या हमारा जो बॉडी की वाल है वो उसे रिड्यूस कर देती है, फिर सेल्स के अंदर वो फर्दर रिड्यूस होकर वो टॉलरेबल रेंज में आ जाती हैं। ऑस्मोरेगुलेशन वाला जो टॉपिक है, इसमें आपने डेफिनेशन करनी है और ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स करना है। इसके ऊपर जो टॉपिक है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी, इसमें 3 डेफिनेशंस अगर आप कर लें तो काफ़ी हैं। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स और जीरोफाइट्स, 3 तरह के जो प्लांट्स हैं ऑस्मोरेगुलेशन के लिहाज से टाइप्स हैं। एनिमल्स की ऑस्मोरेगुलेशन के लिहाज से 2 टाइप्स हैं, ऑस्मो कन्फार्मर्स, ऑस्मोरेगुलेटर्स। ऑस्मोरेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट में सबसे पहले मैरीन बताया गया है, फिर फ्रेश वाटर बताया गया और फाइनली टेरेस्ट्रियल बताया गया। स्टूडेंट्स, टॉपिक ऑस्मोरेगुलेशन का यहाँ हुआ कंप्लीट। एक्सक्रीशन अगर हम देखें तो इसकी डेफिनेशन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसके 7 पॉइंट्स हैं जो मैं बताता हूँ थोड़ी देर तक, ये आपने करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में 9, एक तो डीमाइनेशन की डेफिनेशन है पेज नंबर 6 पे, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स वाला जो टॉपिक है, एक तो डीमाइनेशन की डेफिनेशन, 9 डिफरेंट एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस हैं जिनके आपके नाम याद करने हैं। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, अमोनोटैली, यूरियोटैली, यूरिकोटैली और यूरिया साइकिल के हवाले से ये दिया गया टॉपिक है। एक्सक्रीशन हाइड्रा आपने नहीं करना स्मार्ट सिलेबस में, प्लेनेरिया में एक्सक्रीशन, अर्थवर्म में और कॉकरोच में भी नहीं करनी। एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स, स्टूडेंट्स ये जो पेज नंबर 10 के ऊपर एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट हेडिंग है, इसमें बताया गया जी जो इनवर्टिब्रेट कोर्डेट्स हैं उनमें मेटानेफ्रेडिया हैं, जो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं जैसा कि एग फिश, उसमें किडनी प्रेजेंट है, किडनी में नेफ्रॉन होता है। फिर एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में नॉर्मल मैकेनिज्म में आपने करना है मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, लिवर है और किडनी है। स्किन को भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन समझा जाता है मगर है नहीं, ये थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। लिवर के 5 होम्योस्टैटिक फंक्शन पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 12 पे अगर हम चलें तो यूरिनरी सिस्टम आपने नाम याद करने हैं, 2 किडनीज़ हैं, 2 यूरिटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है, एक यूरिथ्रा है, एट्सेट्रा। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, रीनल कार्पसल, रीनल टिब्यूल, रीनल कार्पसल के 2 पार्ट, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। रीनल टिब्यूल के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ एनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फाइनली कलेक्टिंग डक्ट। स्टूडेंट्स, कार्टिकल नेफ्रॉन क्या है, जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्या है, ये चीज़ें आपने करनी। फंक्शन अगर देखा जाए 3 स्टेप्स हैं, फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन रीअब्जॉर्प्शन और फाइनली सेक्रीशन। ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और हार्मोनल कंट्रोल। किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए किडनी ऑस्मोरेगुलेटरी भी है और एक्सक्रीटरी भी है, तो किडनी जो है ये ऑस्मोरेगुलेटरी, क्योंकि ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर पूरा टॉपिक है। इसमें आपने किडनी स्टोन्स 3 रीजंस हैं, हाइपरऑक्सीलूरिया, हाइपरकैल्सीमिया और हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड। लिथोट्रिप्सी एक टॉपिक गिवन है, इसके बेसिकली 2 ट्रीटमेंट्स हैं, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। ये नॉन सर्जिकल जिसमें एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी एक टेक्निक है। रीनल फेलियर अगर हो जाए, गुर्दा फेल हो जाए, तो इसके 2 ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो इसे यूरीमिया या एंड स्टेज किडनी फेलियर कहते हैं, इसका एक डायलिसिस है जिसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस और ट्रांसप्लांट एक परमानेंट इसका ट्रीटमेंट है।
थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, हाई टेम्परेचर पे प्लांट्स क्या करते हैं, लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं। इसमें एक डेफिनेशन है शाक हीट शाक प्रोटीन्स क्या होती हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लो टेम्परेचर के लिए। स्टूडेंट टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, शुरू में 2 क्लासेस थी, पिकिलोथर्म्स, होम्योथर्म्स, फिर 3 क्लासेस बनाई गई, एक्टोथर्म, एंडोथर्म और हेटेरोथर्म्स। रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, इसमें 3 तरह की एडेप्टेशंस हैं जिसमें स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। हम बात करेंगे थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, खास तौर पे ह्यूमंस, वार्म टेम्परेचर में, कोल्ड टेम्परेचर में। फाइनली एक लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइनली एक लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन। ये डायग्राम जो है पेज नंबर 19, ये थर्मोस्टेट फंक्शन की डायग्राम है। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो इससे थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स या मैमल समझ लेते हैं और ये डायग्राम बना देते हैं। फाइनली एक डेफिनेशन है टेम्परेचर इन फीवर, पायरेक्सिया। स्टूडेंट्स मैं ट्राई करूँगा कि स्मार्ट सिलेबस में जो जो टॉपिक्स शामिल हैं विद इन नो टाइम आपको रिवाइज करा दूँ। पेज नंबर 1 पे हमने होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन करनी है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। 3 इसकी एग्जांपल्स बन सकती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन में आप लोगों ने नोट करना है कि हम कहेंगे कि ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ सोल्यूट्स एंड गेन एंड लॉस ऑफ वाटर। असल में वाटर की ऑस्मोसिस होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, पानी की कभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती। जैसे हमें अगर डायरिया हो तो हम ORS लेते हैं, ओरल रीहाइड्रेट सोल्यूशन लेते हैं। अगर साल्ट बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो वाटर खुद ब खुद रीअब्जॉर्ब हो जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये क्लियर रख ले कि हमने कहना है कि ऑस्मो रेगुलेशन में क्या किया जाता है, सोल्यूट्स आर मेंटेन्ड ड्यू टू विच गेन एंड लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। दूसरी डेफिनेशन एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। स्टूडेंट्स एलिमिनेट करना है किसको, नाइट्रोजनस वेस्ट को। यहाँ पे आप मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह कोई वर्ड नहीं लिखेंगे। थर्मो रेगुलेशन क्या है, टू कीप द बॉडी टेम्परेचर एट टॉलरेबल रेंज, ये टॉलरेबल रेंज यहाँ वर्ड लिखना है। येलो बॉक्स में गिवन है कि होम्योस्टेसिस एवोल्यूशन में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है जी, होम्योस्टेसिस जो है वो बॉडी टेम्परेचर को या बॉडी कंडीशंस को सेम रखती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी नए एनवायरनमेंट में जाता है तो वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे क्या होता है, जो एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन है वो और होती हैं, तो उसको उन फ्लक्चुएशन के साथ एडजस्ट करने के लिए बॉडी में चेंजेस लानी पड़ती हैं, यानी एडेप्टेशन लानी पड़ती हैं। एडेप्टेशन ही एवोल्यूशन काज करती हैं। अगले पेज नंबर 2 पे एक बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है और एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम में रिसेप्टर्स है हमारे स्किन में, थर्मोस्टेट हमारा हाइपोथैलेमस है जिस पे सेट पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस इज दैट टेम्परेचर विच इज ऑप्टिमम फॉर द एंजाइम्स ऑफ आवर बॉडी। और एक इफेक्टर्स है, इफेक्टर्स 2 है हमारी बॉडी में, एक मसल्स, दूसरे ग्लैंड्स। मसल्स रिस्पॉन्ड बाय कंट्रैक्टिंग, रिलैक्सिंग एंड ग्लैंड्स रिस्पॉन्ड बाय सिक्रीटिंग। ओके, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में जैसे एयर कंडीशनड है या हमारे पास इस्त्री होती है, उसमें भी एक थर्मोस्टेट होता है। और रिसेप्टर मीन या सेंसर मीन के कितना टेम्परेचर है बाहर फिल वक्त, और उसको हाई करने के लिए एक हीटिंग मैकेनिज्म और एक कूलिंग मैकेनिज्म है। ये डायग्राम में बताया गया जी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं जिनको मिनिमाइज़ किया जाता है, फिर हमारे सेल्स में मजीद मिनिमाइज़ के वो टॉलरेबल रेंज में आ जाती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। हाइपोटोनिक, अगर एक सेल ऐसे सोल्यूशन में रखा हो जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हो तो उसे हाइपोटोनिक कहेंगे। इसमें पानी सेल में दाखिल होगा क्योंकि पानी किधर जाता है, हाई वाटर पोटेंशियल टुवर्ड्स लो, तो सेल का साइटोप्लाज्म हाइपरटोनिक है और बाहर हाइपोटोनिक है, तो पानी दाखिल होगा, सेल बर्स्ट या रप्चर हो सकता है। अगर सेल हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जैसे मैरीन एनवायरनमेंट बाहर साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, पानी निकलेगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, साइटोप्लाज्म सुकड़ जाएगा। आइसोटोनिक मीन जितनी बार सोल्यूट कंसंट्रेशन उतनी सेल के अंदर, तो नेट गेन जो है वो जीरो होगा। स्टूडेंट्स, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स में 3 तरह के, हाइड्रोफाइट्स जो पानी में उगते हैं, मीजोफाइट्स जो इंटरमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और जीरोफाइट्स जो ड्राई कंडीशंस या डेजर्ट्स के अंदर उगते हैं। जो हाइड्रोफाइट्स हैं इनको फ्लडिंग ऑफ वाटर है, मीजोफाइट्स को कभी ज़्यादा पानी कभी कम, और जीरोफाइट्स को पानी की बहुत शदीद कमी होती है। हाइड्रोफाइट्स में लार्ज लीव्स हैं और लीव्स की अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है जिससे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, पानी से छुटकारा मिल जाता है। मीजोफाइट्स में इंटरमीडिएट साइज़ के लीव्स हैं और लीव्स की लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है, और उससे क्या होता है जब पानी ज़्यादा अवेलेबल हो तो स्टोमेटा ओपन रहते हैं, जब पानी की कमी हो जाए, टेम्परेचर हाई हो जाए तो स्टोमेटा क्लोज कर लिए जाते हैं। हम अगर जीरोफाइट्स की बात करें तो इनमें रिड्यूस्ड लीव्स हैं, बारीक कांटानुमा लीव्स हैं, और लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा है। स्टोमेटा संकन या डिप्रेशन के अंदर है, गढ़ों के अंदर है, जिससे वाटर लॉस को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है। एनिमल्स आर 2 टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मो रेगुलेशन, एक ऑस्मो कन्फार्मर्स और एक ऑस्मो रेगुलेटर्स। नाम से जाहिर है 4 डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा। ऑस्मो कन्फार्मर्स डू नॉट एक्टिवली रेगुलेट दियर
osmotic state, while osmoregulators actively regulate their osmotic state. Osmoconformers conform the osmotic state, osmotic conditions of their environment. Osmoregulators are different from environment. Osmoconformers की नैरो डिस्ट्रीब्यूशन है. रीज़न क्या है? क्योंकि ये रेगुलेट नहीं करते, ये सिर्फ उस कंडीशन में या एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे जहां ऑस्मोटिक कंडीशंस इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी. ऑस्मो रेगुलेटर्स वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं क्योंकि ये रेगुलेट कर सकते हैं. ऑस्मो कन्फार्मर की एग्जांपल आप देंगे मोस्ट मैरीन इनवर्टिब्रेट्स और हैगफिश वर्टिब्रेट्स में, और ऑस्मो रेगुलेटर्स की एग्जांपल आप देंगे मोस्ट जो फिशेज़ हैं मैरीन एंड फ्रेश वाटर, और जो मैमल्स हैं ये ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं. ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट एनवायरनमेंट में स्टूडेंट मैरीन और फ्रेश वाटर को मैं इकट्ठा करवाता हूँ. इसमें दो फिशेज़ हैं, मैरीन वाली ज़रा हेल्दी है और फ्रेश वाटर वाली ज़रा स्लिम स्मार्ट है. इसकी रीज़न ये है कि मैरीन एनवायरनमेंट में पानी पीना पड़ता है और फ्रेश वाटर में फ़िश पानी नहीं पीती. क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक है, पानी वैसे ही बॉडी के अंदर पैसिवली दाखिल हो रहा है, और मैरीन में पानी निकल रहा है क्योंकि बाहर हाइपोटोनिक है. तो मैरीन को पानी पीना पड़ता है बॉडी में पानी की कंसंट्रेशन बरकरार रखने के लिए, और फ्रेश वाटर को नहीं पीना पड़ता. दो डिफरेंस बता दिए, मैरीन पीती है और वो नहीं पीती. मैरीन की बॉडी से निकलता रहता है पानी, उसमें दाखिल होता रहता है. अब चूँकि फ्रेश वाटर में पानी दाखिल होता है उसका यूरिन डाइल्यूट होगा और मैरीन का जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड होगा. उसके बाद फ्रेश वाटर में एक स्टूडेंट पॉइंट देगा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल. ये सिर्फ फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में होते हैं. बच्चे लिखते हैं प्लांट्स में होते हैं, बैक्टीरिया में होते हैं, नहीं होते. ये सिर्फ किन में होते हैं? ये फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ जैसे अमीबा पैरामीशियम में होते हैं, और इनका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन इन दोज एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल में बात करें तो टेरेस्ट्रियल ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं. इसमें एक एन हाइड्रोबायोसिस की डेफिनेशन दी गई है. एन मीन विदाउट हाइड्रो वाटर, बायोसिस लाइफ, लाइफ विदाउट हैविंग वाटर, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. इसकी एग्जांपल है, हमारे पास एग्जांपल है इसकी जो है कैंगरू रैट. कैंगरू रैट एक छोटी सी चूहिया होती है जो चलती है और आगे अगले पाँव पे खड़ी हो जाती है, इसलिए इसे कैंगरू की मुनासबत से कैंगरू रैट कहते हैं. ये कभी पानी नहीं पीती, लेकिन बॉडी के अंदर एनिमल्स को पानी तो चाहिए. ये किधर से हासिल करती है? ये कार्बोहाइड्रेट्स रखने वाले सीड्स खाती है. बॉडी के अंदर उनके कैटाबॉलिज्म से पानी पैदा हो जाता है. एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एलिमिनेशन. एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में बच्चों ऑक्सीजन का रिमूवल, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, वाटर का रिमूवल. ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में बनती है, पानी दोनों में बनता है. उसके बाद लीव्स, एक्सक्रीटोफोर्स के हवाले से बात बतानी है आपने. ऐसे लीव्स जो पतझड़ के मौसम में गिर जाते हैं उनमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को स्टोर कर दिया जाता है. फिर आपने इबोनी ट्रीज़, ऐसे ट्रीज़ जिनमें बड़ा सा डेड जाइलम होता है, डेड जाइलम के अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को स्टोर कर लिया जाता है. ऐसे प्लांट्स में बड़ा सा डेड जाइलम यानी वुड होती है जिसकी वजह से प्लांट जो. अगला पॉइंट है केमिकल वेपन. जो कोनीफर्स है वो अपने एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को रूट्स के जरिए साइल में रिमूव कर देते हैं जो नेबरिंग प्लांट्स को डेड कर देते हैं. दो फायदे होते हैं, एक एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस से छुटकारा मिल गया, दूसरा नेबरिंग प्लांट्स भी डेड हो गए. एक्सक्रीशन इन एनिमल्स देखें तो स्टूडेंट्स डीमाइनेशन. ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स अमाइनो ग्रुप इज रिलीज्ड, दिस इज कॉल्ड डीमाइनेशन. इस अमाइनो ग्रुप से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड बनता है. हमारे बुक पे जो डायग्राम बनी हुई है, प्रोटीन्स टूटते हैं तो अमाइनो एसिड से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. कुछ अमोनोटैलिक हैं, कुछ यूरियोटैलिक हैं, कुछ यूरिकोटैलिक. मैं आगे चल के बताता हूँ. स्टूडेंट्स 9 है डिफरेंट एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, जिनमें अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, क्रियाटिन, ट्राईमिथाइलेमाइन ऑक्साइड, ज़ैंथिन, हाइपोज़ैंथिन और एलेंटोइन. ये आपने नाम याद कर लेने. टॉपिक है जी नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू हैबिटेट. इसमें एक तो यूरिया साइकिल दिया गया है, इसको आप डिफाइन करेंगे और इसकी ड्राइंग, इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे. दो काम करने सिर्फ. ए साइक्लिक प्रोसेस इन विच 2 अमोनिया मालिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू 1 यूरिया मालिक्यूल इन द लिवर ऑफ वर्टिब्रेट्स. ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है आपने. इसकी आर्निथीन एक प्रिकर्सर मालिक्यूल है जो एक अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके सिट्रुलिन बनाता है. उसके साथ दूसरा अमोनिया मिलता है, यानी यूरिया में 2 नाइट्रोजन है तो दूसरा नाइट्रोजन, इससे आर्जिनिनोसक्सीनेट बनता है. स्टूडेंट्स इसके स्पेलिंग गलत करते हैं, आपने इसके स्पेलिंग सही याद करने. आर्जिनिनोसक्सीनेट ब्रेक होता है, आर्जिनिन बनता है. आर्जिनेज आर्जिनिन से 2 चीज़ें बनाता है, एक आर्निथीन और दूसरा यूरिया मालिक्यूल. ये आपने कर लेना. अमोनोटैलिक एनिमल्स विच रिमूव दियर नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया आर कॉल्ड अमोनोटैलिक एंड दिस फिनोमेना इज सेड टू बी अमोनोटैली. Animals which remove their nitrogen in the form of urea are called ureotelic and the phenomena is said to be ureotely. Animals which remove their nitrogen in the form of uric acid are called uricotelic and the phenomena is said to be uricotely. Students, वो एनिमल्स जिनको बहुत ज़्यादा पानी दस्तियाब होता है वो अमोनोटैलिक होते हैं, जिनको कम होता है वो यूरियोटैलिक, और जिनको शदीद कमी होती है पानी की वो यूरिकोटैलिक होते हैं. Why? To remove 1 gram of nitrogen in the form of ammonia, 500 ml of water is required. To remove 1 gram of nitrogen in the form of urea,
50 ml of water is required. To remove nitrogen in the form of uric acid, 1 ml of water is required. बच्चे गलती करते हैं, to remove 1 gram of ammonia, 500 ml of water is required. ये गलत है, लिखना है to remove 1 gram of nitrogen in the form of ammonia, 500 ml of water. इसलिए जो पानी में है, जैसे फिशेज उनमें वो मोनोटैलिक है, जो मैमल्स वगैरह हैं वो यूरियोटैलिक, और बर्ड्स और इंसेक्ट्स जिनको एक्सट्रीमली पानी की कमी होती है उनमें यूरिकोटैलिक है। एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, प्लेन एरिया, अर्थ फॉर्म और काकरो ये टॉपिक्स नहीं है, खुश्क टॉपिक्स थे, निकाल दिए आपके स्मार्ट सिलेबस से। एक्सक्रीशन इनवर्टिब्रेट्स में 3 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स आपने नोट करने हैं। एक तो ये कि जो इनवर्टिब्रेट कोल्डेट, अब कोल्डेट वो होते हैं जिनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। कुछ एनिमल्स में बाद में नोटोकॉर्ड जो कि कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है ये बन जाता है वर्टिब्रल कॉलम, उनको वर्टिब्रेट कोल्डेट, और जिनमें नहीं बनता वो इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट कोल्डेट में मेटानेफ्रीडिया, आपने प्रोटोनेफ्रीडिया मेटानेफ्रीडिया में फ़र्क पड़ा होगा, ये लेस एडवांस और मोर एडवांस वगैरह वगैरह जिनमें स्टोरेज आर्गन है इनमें नहीं है, मेटानेफ्रीडिया में नहीं होता है और प्रोटो में नहीं होता। फर्दर ये कि जो वर्टिब्रेट कोल्डेट्स हैं उनमें किडनीज होते हैं जिनमें नेफ्रॉन्स है। याद रखना है नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं है, स्ट्रक्चरल यूनिट किडनी का भी सेल ही होता है। नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इन ईच किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। नेफ्रॉन एक तो ये कि कार्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी होती है। कार्टिकल नेफ्रॉन कार्टेक्स में, क्योंकि किडनी के 2 पार्ट्स हैं, कार्टेक्स मेडुला। जो जक्स्टा मेडुलरी है, जक्स्टा मेडुलरी का मतलब है जस्ट नियर टू मेडुला। इसका रीनल कार्पसल होता है कार्टेक्स में, लेकिन इसका जो लूप ऑफ एले है गोज डीप डाउन इनटू द मेडुला। अच्छा क्लियर करें, कार्टिकल नेफ्रॉन डाइल्यूट यूरिन बनाती है जब बॉडी में पानी एक्सेस में होता है, और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करती है जब बॉडी में पानी की कमी होती है। ऐसा कब होता है ये हम आगे चल के देखें। नेफ्रॉन के 2 स्ट्रक्चर हैं स्टूडेंट्स, 2 पार्ट्स हैं। आई मस्ट से सॉरी मैं ये बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स 2 हैं जी, लिवर और किडनी। लिवर और किडनी। स्किन एक्सक्रीटरी है या नहीं? स्किन स्वेट ग्लैंड्स में स्वेट पैदा करती है जिनमें कुछ एक्सक्रीटरी साल्ट होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड्स सीबम या ऑयल पैदा करते हैं जिसमें कुछ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स सीबम पैदा करने के पीछे मकसद प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और स्वेट पैदा करने के पीछे मकसद थर्मो रेगुलेशन है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना। सो स्किन इज़ नॉट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ओनली लिवर एंड किडनी, दीज आर 2। ये MCQ और शॉर्ट आपने याद रखना है। हमारे पेज नंबर 11 के ऊपर ये जो पैराग्राफ ऊपर दिया गया इसमें यही और यूरिया साइकिल के हवाले से बात बताई गई है। नीचे जो टेबल है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें होम्योस्टेटिक, मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ लिवर 5 है जी। सबसे पहले सिंथेसिस, लिवर क्या क्या बनाता है? लिवर बनाता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, और हमें मालूम है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है यूरिया साइकिल में, वर्टिब्रेट लिवर के अंदर, और ये करके किडनी को हेल्प करता है टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये प्लाज्मा प्रोटीन जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन दोनों ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, और एल्ब्यूमिन ब्लड केमिस्ट्री को मेंटेन करता है। ये एल्ब्यूमिन जो है इससे ब्लड की जो है वो केमिस्ट्री मेंटेन रहती है, इससे ब्लड ऑस्मोटिक बैलेंस बरकरार रहता है। ज़ाहिर है ब्लड एक थिक लिक्विड है तो थिकनेस इसमें इन एल्ब्यूमिन की वजह से होती है। लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स भी बनाता है हमारा लिवर, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा है, और ये बाइल जूस भी सिक्रीट करता है जिससे लिपिड्स इमल्सिफाई होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। स्टोरेज 2 चीज़ों को स्टोर करता है, आयरन को, ग्लाइकोजन को। आयरन जब रेड ब्लड सेल्स की 4 माह रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक करके उससे हीमोग्लोबिन को ब्रेक करके आयरन स्टोर कर लेगा, दोबारा हीमोग्लोबिन को रिसाइकिल करते हुए ये यूज़ करेगा। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनती है जो हमारे लिवर में और हमारे स्केलेटल मसल्स में स्टोर होती है, और जब ग्लूकोज की ज़रूरत हुई तो ग्लाइकोजन को तोड़ा जाएगा। कन्वर्जन, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, और मज़ीद ये लैक्टिक एसिड को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। जब हम थक जाते हैं लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, चैप्टर 16 में हमने पढ़ा, तो 1/5 लैक्टिक एसिड को तोड़ के बनाया जाता है ATP, जो बाकी 4/5 को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। हमारा लीवर जो है ये रिसाइकलिंग भी करता है, जैसे ये रेड ब्लड सेल्स की रिसाइकलिंग जिससे बॉडी की ऑक्सीजनेशन, ज़ाहिर है हीमोग्लोबिन बनेगी तो ऑक्सीजनेशन तो होगी। ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हम जो फूड एडिटिव्स लेते हैं, हम पेस्टिसाइड्स लेते हैं, ड्रग्स गोलियाँ वगैरह, मेडिसिन और पेस्टिसाइड्स, ये जो सब्जियों और फ्रूट्स के ऊपर स्प्रे हुए होते हैं केमिकल्स के, और फूड एडिटिव्स जो फूड का जायका और खुशबू और रंग देने के लिए जो चीज़ें जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स में, वो डिटॉक्सीफाई करता है हमारा लिवर, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। यूरिन सिस्टम में 2 किडनीज़ हैं, 2 यूरेटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरीथ्रा है। किडनीज़ जो हैं ये क्या करते हैं, ये ब्लड में से यूरिया निकालते हैं, यूरिन बनाते हैं, यूरेटर उनको लेके यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर टेम्परेरी स्टोरेज है, यूरीथ्रा है। फीमेल्स में यूरीथ्रा वेजाइना के साथ अलग एक ओपनिंग है, फीमेल्स में यूरिन और सेक्सुअल सेल्स अलग अलग हैं।
जबकि मेल में पीनस के आगाज़ पे बिगनिंग पे एक यूरिथ्रा प्रेजेंट होता है। तो यूरिनोजेनिटल डक्ट, पीनस के अंदर एक डक्ट होती है जो यूरिन रिमूव करने के लिए और सेक्स सेल्स गैमीट्स रिमूव करने के लिए होती है। यूरिथ्रा के एंड पे एक स्फिंक्टर मसल है। स्फिंक्टर मसल आरस मसल को कहते हैं, जो जब कंट्रैक्ट होता है तो किसी एंट्रेंस या ओपनिंग को बंद कर देते हैं। नेफ्रॉन में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल दो ही पार्ट्स हैं। रीनल कार्पसल में फर्दर ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल है। रीनल कार्पसल में फिल्ट्रेशन होती है जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी आप कह सकते हैं। ग्लोमेरुलस में पोर्स हैं। दूसरी बात, पीछे से आने वाले ब्लड का ब्लड प्रेशर है, इस वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है। रीनल ट्यूब्यूल जो है इसके पार्ट्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ एनले जिसका डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। स्टूडेंट्स, जो 90% रीअब्जॉर्प्शन है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाती है। डिसेंडिंग लिम्ब, अब यहाँ पे ना आगे जो टॉपिक है मैं वो साथ में ही करवा देता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा इशू होता है। डिसेंडिंग लिम्ब को थिन लूप ऑफ एनले भी कहते हैं और असेंडिंग को थिक लूप ऑफ एनले भी कहते हैं। डिसेंडिंग में फ्लूइड जो है या फिल्ट्रेट जो है वो नीचे जा रहा है और असेंडिंग में ऊपर जा रहा है। इसको कहते हैं काउंटर करंट, अपोजिट फ्लो, मल्टीप्लायर, जिससे रीअब्जॉर्प्शन इनहांस हो जाती है। बेसिकली स्टूडेंट्स, डिसेंडिंग लिम्ब से पानी रीअब्जॉर्ब होता है और असेंडिंग से सोडियम आयंस या सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता है, ये साल्ट्स कह लें। डिसेंडिंग लिम्ब में एक्वापोरेंस होते हैं, स्पेशल प्रोटीन है जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ रिपीट मैं करूँगा कि पानी की कभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होती, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो हमारे एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको एल्डोस्टेरॉन कहते हैं, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज़ होता है। एल्डोस्टेरॉन असेंडिंग लूप ऑफ एनले के ऊपर एक्ट करता है, वहाँ से सोडियम आयंस को रीअब्जॉर्ब। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि नेफ्रॉन के बाहर फ्लूइड है उसमें सोडियम आयंस ज़्यादा होंगे तो पानी खुद ब खुद ऑस्मोसिस से प्रोसेस से डिसेंडिंग लिम्ब में से निकल आएगा। तो दिस इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में दो पॉइंट्स है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर और दूसरे हार्मोन्स। दूसरा हार्मोन है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, जो कि कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है और वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। स्टूडेंट्स, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ एनले के साथ एक वेजा रेक्टा, ये ज़रा कंसेप्ट समझ लें। आमतौर पे ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई होती हैं। ये लूप ऑफ एनले के यानी जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन के लूप ऑफ एनले के गिर्द वाहिद ब्लड कैपिलरी जिसको वेजा रेक्टा रीनस कहते हैं। वेजा मीन वेसल, रेक्टा स्ट्रेट, रीनस किडनी के अंदर जो है, रीनल लफ्ज़ किडनी के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्या करती है, एक्स्ट्रा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करती है जिससे कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा होता है जब बॉडी में पानी की कमी होती है। नेफ्रॉन का फंक्शन अगर देखें स्टूडेंट्स तो पहला इसका स्टेप है फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सेक्रीशन। फिल्ट्रेशन होती है रीनल कार्पसल में, रीअब्जॉर्प्शन होती है पूरी की पूरी रीनल ट्यूब्यूल में, मैं आपको बता चुका हूँ। और सेक्रीशन, ये जो रीनल ट्यूब्यूल की एपिथेलियम है ये हाइड्रोजन आयन वगैरह सेक्रीट करती है जिससे यूरिन की पीएच मेंटेन रहती है। किडनी एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन, जब बॉडी में पानी एक्सेस में है तो ये डाइल्यूट यूरिन पैदा करेगा किडनी। जब बॉडी के अंदर पानी की कमी है तो ये कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करेगा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन से वेजा रेक्टा को इस्तेमाल करते हुए। सो स्टूडेंट्स, किडनी ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन भी है, एक्सक्रीटरी तो है ही, ऑस्मोरेगुलेटरी भी है। किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स में सबसे पहले किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स की 3 रीजन है। हाइपर ऑक्सैलूरिया, हाई लेवल ऑफ ऑक्सलेट्स इन ब्लड, 70% किडनी स्टोन इस वजह से होते हैं। हाइपर कैल्सीमिया, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, 15% जो किडनी स्टोन है वो हाइपर कैल्सीमिया की वजह से। और हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड, इसकी 10% काज, यानी ये काज है, 10% ये कंट्रीब्यूट करता है और बाकी 5% अदर रीजन हो सकती है। किडनी स्टोन्स के 2 ट्रीटमेंट्स हैं, एक सर्जिकल एक नॉन सर्जिकल। सर्जिकल ओपन सर्जरी करनी है, नॉन सर्जिकल्स में एक्स्ट्रा कार्पोरियल यानी आउट ऑफ द बॉडी शॉक वेव्स होती है, एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड, लिथोट्रिप्सी, लिथोस्टोन ट्रिप्सी तोड़ना जिसमें किडनी स्टोन को तोड़ दिया जाता है। किडनी फेलियर जिसको यूरीमिया या एंड स्टेज किडनी फेलियर भी कहते हैं। एंड स्टेज किडनी फेलियर में मुकम्मल फेल हो गया, इसके आप 2 इलाज है, या डायलिसिस करवाना है या फिर ट्रांसप्लांट करवाना है। डायलिसिस क्या है, आर्जी इलाज है और ट्रांसप्लांट एक परमानेंट इलाज है। डायलिसिस 2 तरह का है, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस में एक हेमोडायलाइजर, एक डायलाइजर मशीन है जिसके अंदर एक डायलाइजिंग फ्लूइड है और डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है। आपकी आर्टरी से ब्लड निकाल के उसमें से गुजारा जाता है, ब्लड के अंदर से यूरिया और वेस्ट प्रोडक्ट उस डायलाइजिंग फ्लूइड में चले जाते हैं। साफ ब्लड को एक और नाली जिसको शंट कहते हैं आपकी वेन में लगा दी जाता है। ये वीकली 2 मरतबा करना पड़ता है और इसके लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस, ये जो हमारी बॉडी कैविटी है जिसे पेरिटोनियम भी कहते हैं, इसकी वाल के साथ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो अगर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वो डायलाइजिंग फ्लूइड डाल दें तो ये एक्सचेंज हो जाएगी खुद ब खुद, फिर डायलाइजिंग फ्लूइड को निकाल लिया जाएगा, इसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांसप्लांट क्या होता है कि एक करीबी रिश्तेदार का किडनी एक बीमार को लगा दिया जाए, इसको ट्रांसप्लांट कहते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट होती है तकरीबन
बेसिकली ट्रांसप्लांट में ब्लड ग्रुप सिमिलर होनी चाहिए और केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू सेम होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ डिफरेंट हो तो टिश्यू रिजेक्शन जैसे मसाइल आ सकते हैं। आपका इम्यून सिस्टम नए लगाए जाने वाले किडनी को रिजेक्ट कर देगा। Thermoregulation to keep the temperature in tolerable range is called thermoregulation. Students, adaptations in plants to low and high temperature. हाई टेम्परेचर में देखें तो प्लांट्स इवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं जिसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो स्टोमेटा बंद कर लेते हैं जिससे वाटर लॉस रुक जाता है। कुछ प्लांट्स जो इंतहाई गर्म इलाकों में उगते हैं उनमें खतरा होता है कि हाई टेम्परेचर पे उनके एंजाइम डीनेचर ना हो जाए, तो उनके अंदर हीट शॉक प्रोटीन्स होती हैं जो हीट शॉक को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं। ये हीट शॉक प्रोटीन एंजाइम के साथ एम्ब्रेस हो जाती है, उनको कवर कर लेती है। लो टेम्परेचर में क्या प्रॉब्लम होता है जी, सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वही फ्रीज हो जाता है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उनका इजाफा करें। इजाफा करने से प्लांट्स ने इजाफा कर लिया हुआ है जिससे वो टॉलरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ प्लांट्स जो है उनका साइटोप्लाज्म सुपर कूल्ड लिक्विड भी बन जाता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को पिकिलोथर्म्स और वार्म ब्लडेड को होम्योथर्म्स अब नई टर्म्स है। पिकिलोथर्म्स वो हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को एनवायरमेंटल या एम्बिएंट टेम्परेचर के साथ मोर और लेस एक जैसा रखते हैं, वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते हैं, उनको पिकिलोथर्म्स कहते हैं। जैसे ओस्मो रेगुलेटर ओस्मोकर फार्मर है, ऐसे पिकिलोथर्म। होम्यो मीन सेम, थर्म मीन टेम्परेचर, दे कीप देयर बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे हमिंग बर्ड या हेट्रोथर्म, वो इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरने, तो एक नई क्लासिफिकेशन एंडोथर्म, वो एनिमल जो बॉडी हीट प्रोड्यूस करें और उसे मेंटेन रखें, वो एंडोथर्म है। जैसे मोस्टली मैमल्स और बर्ड्स हैं। एक्टोथर्म्स कौन से हैं, जो बॉडी हीट प्रोड्यूस नहीं करते और अपने इन्वायरमेंट से हीट लेते हैं, वो एक्टोथर्म है। इसमें आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस और फिशेस। एक तीसरी टर्म है हेट्रो। हेट्रो मीन डिफरेंट, जो इन दोनों से एक्टो एंडो से डिफरेंट है। उसमें आते हैं हमिंग बर्ड और बैट्स, जो बॉडी हीट प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन उसे वेस्ट कर देते हैं, उसे एक्टिवली मेंटेन नहीं करते। रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, तीन तरह के अडाप्टेशन, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल और फिजियोलॉजिकल में थोड़ी सी ओवरलैपिंग आप समझ लें। स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन में एडाप्टेशन होता है चेंजेस टू मीट रिक्वायरमेंट। स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन में स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जैसे स्वेट ग्लैंड्स की प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ पीलेज, प्रेजेंस ऑफ प्लूमेज। इसी तरीके से ये मॉडिफाइड लंग्स फॉर पेंटिंग, ये सारी स्ट्रक्चरल है। इन्हीं को अब मैं फिजियोलॉजिकल बनाऊंगा। जैसे स्वेटिंग, स्वेट ग्लैंड तो प्रेजेंट है, वो स्ट्रक्चर है, लेकिन स्वेटिंग एक फंक्शन है, फिजियोलॉजिकल है। इसी तरीके से प्लूमेज फ्लफिंग, जैसे बर्ड्स में अपने परों को फ्लफ करते हैं। प्लूमेज होता है परिंदों के ऊपर जो पर होते हैं, पीलेज होता है मैमल्स के ऊपर जो बाल होते हैं, इसे पीलेज कहते हैं। पीलेज बाल खड़े कर लेना जिसमें हवा ट्रैप हो जाती है, जो इंसुलेटर का काम करती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन में और आ जाता है जी स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन, इवेपोरेटिव। बिहेवियरल, एनिमल्स अपना बिहेवियर चेंज कर, जैसे बास्किंग, सन बास्किंग, धूप सेकना, या एनिमल्स गर्मी में अपने गारों में छुप जाएंगे, ग्राउंड स्क्वायरल की मिसाल दी गई है। स्टूडेंट्स, थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स में रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज आपने बतानी है। फिर कोल्ड टेम्परेचर में कौन सी काम करती हैं और वार्म टेम्परेचर में। कोल्ड टेम्परेचर में बताई गई हैं जी, जब टेम्परेचर कोल्ड होता है तो एनिमल्स दो तरह की थर्मोजेनेसिस करते हैं, शिवरिंग और नॉन शिवरिंग। शिवरिंग क्या होता है, ये मसल्स जिसमें शिवर करते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस। नॉन शिवरिंग, बॉडी के अंदर हार्मोन्स पैदा होते हैं, जैसे हमारा थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन पैदा करता है जिससे मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, जिससे बाई प्रोडक्ट के तौर पे हीट प्रोड्यूस होती है। फिर इसी तरीके से कुछ कोल्ड टेम्परेचर में रहने वाले एनिमल्स हैं, जैसे व्हेल है, सील है। इनमें स्किन के नीचे ब्लबर एक फ़ैट की लेयर होती है जो उनका टेम्परेचर मेंटेन रखती है कोल्ड टेम्परेचर में। ब्राउन फैट छोटे बच्चों में होता है कोल्ड टेम्परेचर के लिए। ब्राउन फैट, वाइट फैट दो तरह के हैं। वाइट फैट फ़ायदेमंद नहीं होते, ब्राउन फैट हीट प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। वार्म टेम्परेचर को अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी दो तरह के हैं। एक है जी स्वेटिंग। स्वेटिंग में क्या होगा, पसीना पैदा होगा, जब वो इवेपोरेट होगा तो इससे इवेपोरेटिव कूलिंग मिलेगी। दूसरा वेजोडाइलेशन, ये एक्सट्रीमिटीज़ और जो हमारे आर्म्स और लेग्स हैं या बॉडी सरफेस है इसकी तरफ जाने वाली ब्लड वेसल्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड भेजा जाएगा जिससे इवेपोरेशन हो जाएगी, इसे वेजोडाइलेशन कहते हैं। कोल्ड टेम्परेचर में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। स्टूडेंट्स, दो बातें रह गई हैं, थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल्स इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है जिसे थर्मोस्टेट कहते हैं, बिकॉज इट कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट स्टैटिक लेवल, एट कांस्टेंट लेवल। जैसे स्त्री में, जैसे एसी में थर्मोस्टेट होता है, ऐसे हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है। इसका एक सेट पॉइंट होता है जो कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। उससे अबव अगर एनवायरनमेंट में हो तो ये कूलिंग करेगा, उससे बिलो अगर एनवायरनमेंट में हो तो ये हीटिंग करेगा। इट विल ट्राई टू कीप दिस टेम्परेचर एट कांस्टेंट, दिस इज थर्मोस्टेट। एक डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 20 पे, ये टॉपिक है, और पेज नंबर 19 पे डायग्राम है जिसमें बताया गया जी 36.1 से 37.8 ये कांस्टेंट टेम्परेचर है, या रेंज है।
ये टॉलरेबल रेंज है। इससे अबव अगर हो जाए तो थर्मोस्टेट नोट करेगा स्किन के अंदर हीट रिसेप्टर्स की मदद से और दो काम ऑन करेगा। एक तो ये वेज़ो डायलेशन कर देगा, स्किन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाए और ब्लड से हीट डिसिपेट हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। दूसरा ये स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिवेट करेगा, स्वेटिंग होगी, इवेपोरेटिव कूलिंग होगी। दोनों तरह के मैकेनिज्म से टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, दोबारा बराबर आ जाएगा। अगर टेम्परेचर इससे नीचे चला जाए तो स्टूडेंट्स फिर भी हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा कोल्ड रिसेप्टर्स की मदद से। हाइपोथैलेमस यहाँ पे भी दो काम करेगा, एक शिवरिंग थर्मोजेनेसिस स्केलेटल मसल्स को शिवर कराएगा जिससे हीट प्रोड्यूस होगी, और दूसरा वेज़ो कंस्ट्रिक्शन एक्सट्रीमिटीज़ या बॉडी सरफेस की तरफ जाने वाली ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा ताकि कम से कम ब्लड जाए बॉडी की तरफ और कम से कम हीट। इससे टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा और दोबारा नॉर्मल। आखिरी बात, टेम्परेचर इन फीवर जिसे पायरेक्सिया कहते हैं। स्टूडेंट्स जब हमें बुखार होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसे पायरेक्सिया क्यों कहते हैं मैं बताता हूँ। जब भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है तो पायरोजन्स पैदा होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार है, सर पायरोजन्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स सेक्रीट करते हैं या हमारे जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं बैक्टीरिया और वायरस वो सेक्रेट करते हैं? दो तरह के हैं। पायरोजन्स केमिकल सब्सटेंसेस हैं, पायरोईट जन्स जनरेट करते हैं। दो तरह के, एक एंडोजीनस जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स ने बैक्टीरिया और वायरस के जवाब में सेक्रीट किए, रिलीज़ किए, और दूसरे एक्सोजीनस पायरोजन्स जो बैक्टीरिया और वायरसेस ने रिलीज़ किए। ये दोनों पायरोजन्स हमारे सेट पॉइंट को हाई कर देते हैं जिससे हमें बुखार हो जाता है। स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर 15। मैंने आपको कंप्लीट A to Z चीज़ें बता दी। आप थोड़ा सा वक्त निकाल के इस चैप्टर को अगर ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर तैयार करने में और इससे प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई आपकी सजेशन हो इस हवाले से, कोई आपकी टिप हो, आप चाहते हो कि आपको इस चैनल से और तरीके से फ़ायदा मिले, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करें, मुझसे रब्ता करें, मुझे बताएं कि सर मुझे ये हेल्प चाहिए। मैं इंशाल्लाह ताला ऑनलाइन हर तरीके से आपको हेल्प पहुंचाऊंगा। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। मेरी ये ख्वाहिश है कि बायोलॉजी में आपको किसी कोचिंग, किसी एक्स्ट्रा असिस्टेंस की ज़रूरत ना पड़े। आपको इस चैनल पे जब स्विच ऑन कर लें तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले, आपको बायोलॉजी प्रिपेयर करने में मैक्सिमम हेल्प मिले। ये था हमारा आज का चैप्टर 15 होमियोस्टेसिस। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा।